नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2021 ये ईयर में कौन से ऐसे टॉप 3 मल्टीबैगर्स हो सकते हैं। तो ये जो मल्टीबैगर्स होके उनका हम बिजनेस मॉडल भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा वो सेक्टर में क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, या इसके अलावा अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है। अपॉर्चुनिटी साइज को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये भी समझ जाएगा कि कितने साल तक ये ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉप 3 मल्टीबैगर्स, हम ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और इसके रिलेटेड अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्या कहा है। तो he says compound interest is the 8th wonder of the world. The one who understands it, earns it, and the one who doesn't pays it. तो I think it's a really very very important quote by the Mr. Albert Einstein. तो इसका मतलब यही है कि if you really understand the compound interest, then you can make big into a life. It's not only related to wealth, but think in terms of knowledge. यानी सपोज आपका एज मे बी 30 ईयर्स है एंड एवरी ईयर यू स्टार्ट सपोज रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स, या इसके अलावा कोई नई बुक्स है या मे बी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट। तो थिंक व्हेन यू विल बी एट द एज ऑफ 60 आपके पास कितना नॉलेज होगा। एंड आई स्ट्रांगली फील कि आपका जितना नॉलेज कंपाउंड होगा, दैट इज द डायरेक्ट कोरिलेशन विथ योर वेल्थ। इफ यू कैन एबल टू कंपाउंड योर नॉलेज इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली यू कैन कंपाउंड योर वेल्थ इन अ सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो you should always think in terms of knowledge compounding rather than wealth compounding. आपका wealth is always the outcome of your knowledge, not the vice versa. And if you can able to compound your wealth by 25% CAGR over the next 30 years, तो यदि आप आज सिर्फ 1 रुपीज से शुरू करते हो तो आपके पास 30 years के बाद 1000 रुपीज हो गए। यानी 1 crore if you invest today, you will have 1000 crores in next 30 years if you able to compound your wealth by 25% CAGR। और ये इतना भी सिंपल नहीं है, बट आपको एक टारगेट सेट करना होगा। When you know where you have to go, then accordingly you will start getting a different people, या आपका जो path है you will able to understand the path and finally you will reach there. It may not be exactly 25%, but even if you achieve 18 to 20% in very long term, I think it's a significant wealth. For that necessary is कि आपका नॉलेज कितना कंपाउंड हो रहा है, या आप डे टू डे बेसिस पे कितना नॉलेज गेन कर रहे हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस बैकग्राउंड, नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक विच आई थिंक कैन बी अ वेरी बिग स्टोरी इन प्रोबेबली नेक्स्ट डिकेड। तो दैट इज द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटेड मैंने काफी पहले ही वीडियो बनाया है, एक कंप्लीटली डिटेल वीडियो बनाया है मैंने लगभग 1 आवर का। तो इसके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर की है। तो यदि आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स का बिजनेस मॉडल डिटेल में समझना है तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो नाउ विल स्टार्ट विद द डे अहेड मार्केट्स में क्या इंप्रूवमेंट हुई है टोटल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यदि आप जनवरी 19 में देखोगे तो जो वॉल्यूम्स थे वो लगभग 3280 थे, एंड देन द वॉल्यूम्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। और फिलहाल में सितंबर 2020 में जो मंथली वॉल्यूम्स है तो दैट बिकेम ऑलमोस्ट 6418, और जो ऑल टाइम वॉल्यूम्स है वो यदि आप देखोगे तो दैट इज अबाउट 6650 MU यानी मिलियन यूनिट्स। तो यदि आप देखोगे तो लगभग 2 इयर्स में ये जो वॉल्यूम्स है दैट हैज इंक्रीज बाय 100%। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और ये जो डैम है दैट इज बेसिकली डे अहेड मार्केट, यानी सपोज आपको कल के लिए कुछ पावर चाहिए तो दैट यू कैन बुक टुडे ओनली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डे अहेड मार्केट। इसके बाद में अभी हम रियल टाइम मार्केट यानी आरटीएम के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो रियल टाइम मार्केट इज नथिंग बट कि आपको आज ही एक पावर चाहिए या एक स्लॉट में पावर चाहिए, तो उसके जो पावर वॉल्यूम्स है ऑन एक्सचेंज पर्टिकुलरली आईईएक्स, तो उसमें कैसा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यदि आप देखोगे तो जब भी आईईएक्स का रियल टाइम मार्केट शुरू हुआ था जुलाई 2020 में, तो जो वॉल्यूम्स थे दे वेर ओनली 515 मिलियन यूनिट्स यानी MU। एंड करंटली सितंबर 2021 का जो लेटेस्ट डाटा आया था उसके अकॉर्डिंगली जो वॉल्यूम्स है दैट इज ऑलमोस्ट 1842 मिलियन यूनिट्स। तो यहां पर भी यदि आप देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ। इफ यू कंपेयर टू लास्ट सितंबर यानी सितंबर 2020, तो यहाँ पे लगभग 161% का ग्रोथ है। डेफिनेटली वो समय में थोड़ा लॉकडाउन का इश्यूज था एंड देन द बेस इज
मे बी अ लोअर बेस, बट आई थिंक डेफिनेटली ये जो ग्रोथ हुआ है इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो ग्रोथ है वो आगे जाके भी अच्छा होगा। आरटीएम के बाद में अभी हम टर्म अहेड मार्केट यानी टैम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सितंबर 2021 में जो वॉल्यूम्स आईएक्स ने पोस्ट किए थे वो लगभग 193 एमयू थे और जो हाईएस्ट वॉल्यूम्स आईएक्स ने पोस्ट किए हैं टैम में दैट वाज अबाउट 761 एमयू। इसके बाद में अभी हम ग्रीन टैम के बारे में देखेंगे यानी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो जैसे जैसे आप देखोगे तो जो ग्रीन एनर्जी है उसका शिफ्ट चेंज होगा, यानी इफ विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन अ ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी, तो आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज फॉर आईएक्स। इसके रिलेटेड आई विल बी शेयरिंग सम डेटा विथ यू विच इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ द एनर्जी मिक्स, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो यदि आप ग्रीन टैम देखोगे तो ग्रीन टैम के जो वॉल्यूम्स थे जुलाई 2021 में विच वेर हाईएस्ट अबाउट 726 एंड करंटली इट इज अबाउट 523 इन सितंबर 2021। सो अगेन द वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी गुड। इसके बाद में टोटल वॉल्यूम्स यदि आप देखोगे यानी एवरी प्रोडक्ट का टोटल एडिशन विच इज बेसिकली डैम यानी डे अहेड मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, उसके बाद आरटीएम, देन रिन्यूएबल में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एक सोलर बेस्ड है एंड एक नॉन सोलर है, एंड इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो वॉल्यूम्स आते हैं। तो इफ यू एड ऑल द वॉल्यूम्स एंड चेक सितंबर 2021 में आईएक्स हैज पोस्टेड ऑलमोस्ट 8,997 million units and it is the second largest volume posted in a single month। इसके पहले यदि आप देखोगे तो प्रीवियस मंथ्स में उन्होंने पोस्ट किए थे विच इज इन अगस्त 2021 एंड टोटल वॉल्यूम जो था वो 9,538 एमयू इतना था। और ये जो क्वार्टर होगा यानी क्वार्टर 2 2022 का क्वार्टर होगा, इसमें आईएक्स हैज पोस्टेड अ ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स एंड आई स्ट्रांगली फील कि ये क्वार्टर का जो रेवेन्यू आएगा या इवन प्रॉफिटेबिलिटी आएगा इट विल बी द ऑल टाइम हाई। इसके रिलेटेड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज, वो कैसे प्ले हो सकता है एंड मेरे ये रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करें। तो उसके पहले हम ये देख लेते कि इंडियन गैस एक्सचेंज यानी आईजीएक्स जो है उसमें जो गैस के वॉल्यूम से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मंथली क्या पोस्ट हुए थे। तो यदि आप देखोगे तो जब भी आईजीएक्स शुरू हुआ था जून 2020 में, तो जो वॉल्यूम्स थे वो मंथ के वो लगभग 9,600 थे और ये जो यूनिट है इसमें दैट इज एमएमबीटीयू। और इसके बाद में जुलाई 2021 में आईजीएक्स पोस्टेड अ हाईएस्ट वॉल्यूम विच इज ऑलमोस्ट 3,98,550 एमएमबीटीयू एंड करंटली सितंबर में दे अगेन पोस्टेड ऑलमोस्ट 2,88,350। और यहां पर यदि आप देखोगे तो जो चार्जेस आईजीएक्स लेता है दैट इज ऑलमोस्ट 4 रुपीज पर एमएमबीटीयू इफ इट इज नॉन डिलीवरी एंड ऑलमोस्ट 6 रुपीज पर यूनिट यानी पर एमएमबीटीयू विद द डिलीवरी। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि एनर्जी का जो मिक्स है वो कैसे चेंज होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। तो इफ यू चेक करंटली जो एनर्जी मेजरली डोमिनेटेड है या जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया में वो लगभग 370 गीगावाट्स है और ये 370 गीगावाट्स में से लगभग 63% का जो पावर करंटली है दैट इज थर्मल बेस्ड पावर और जो सोलर है दैट इज ऑलमोस्ट 9 to 10% एंड जो इसके अलावा विंड है दैट इज ऑलमोस्ट अगेन 10%। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि 2022 में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 500 गीगावाट्स हो जाएगा और ये 500 गीगावाट्स में से थर्मल कम हो जाएगा फ्रॉम 63 to 52% और सोलर डबल हो जाएगा फ्रॉम 9 to 10% to 19% in 2022 and wind power will also increase by 2% from currently 10%। but 2030 ये जो ईयर होगा that will be a really interesting year क्योंकि जो थर्मल का करंटली 63% का वेटेज है 2020 में दैट विल बिकम ओनली 35% एंड लगभग 50% से यदि आप देखोगे वो रिड्यूस हो जाएगा एंड जो सोलर आज 9% का है दैट विल बिकम 36% एंड विंड पावर विल बिकम 17%। सो जैसे जैसे ये पावर के मिक्स का चेंज होगा फ्रॉम थर्मल पावर टू मोर रिन्यूएबल पावर जिसमें सोलर और नॉन सोलर यानी विंड बेस्ड पावर आ जाता है, तो इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी वुड बी आईएक्स। तो काफी इन्वेस्टर्स ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट यू आर बेसिकली प्लानिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेरा सिंपल आंसर यही है कि आई एम बायस्ड टुवर्ड आईएक्स एंड आई रियली फील कि आईएक्स 2030 तक का उनका जो अपॉर्चुनिटी साइज होगा दैट विल बी रियली बिग अपॉर्चुनिटी साइज बिकॉज एक तो एक्सचेंज का करंटली यदि आप देखोगे ये चार्ट में तो टोटल जो लॉन्ग टर्म पावर है या टोटल पावर जो अवेलेबल इंडिया में उसका सिर्फ एक्सचेंज के थ्रू 6% पावर ट्रेड हो रहा है और जो बाकी कंट्रीज में इट इज अबाउट 91% इन नॉर्थ पोल, जर्मनी में इट इज 49%, यूके में इट इज 47 एंड सो ऑन एंड फ्रांस में 15% है। तो एक रीजन ये है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज रियली बिग और इसके अलावा जो
शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, मोस्टली टुवर्ड्स सोलर, तो उसके वजह से जो बेनिफिट होगा वो डेफिनेटली IEX को होगा। और IEX को मैं कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूं, ट्विटर में भी आप देखोगे तो मैं मंथली उनका जो डेटा है वो मंथ कंप्लीट होने के पहले ही आई अपडेट दैट डेटा टू शेयर विथ यू, ताकि आप भी समझ पाओगे कि IEX में मंथली कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। तो यदि आपने अब तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया होगा तो जरूर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज ऑपरेटिंग लेवरेज, और ऑपरेटिंग लेवरेज IEX के केस में कैसे प्ले हो रहा है, एंड बेसिकली व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस फॉर अपकमिंग क्वार्टर विच इज Q2 2022। तो यदि आप ये चार्ट्स में देखोगे तो देयर आर बेसिकली टू चार्ट्स, वन इज रेवेन्यू एंड EBITDA का चार्ट जो आपको इजीली मिल जाएगा, एंड अनदर इज बेसिकली EBITDA पर मिलियन यूनिट, तो पर यूनिट के लिए कितना EBITDA IEX को मिल रहा है, एंड इसके अलावा उनका EBITDA मार्जिन कितना है। तो इफ यू चेक 2020-21 में Q2 में टोटल जो रेवेन्यू IEX ने वो क्वार्टर में पोस्ट किया था, इट वाज ऑलमोस्ट 78.71 करोड़, और उसके अगेंस्ट जो EBITDA था दैट वाज ऑलमोस्ट 63.25, एंड देन रेवेन्यू जो था वो कीप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड सो द EBITDA। बट आपको ये समझना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले हो रहा है। IEX इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर कंपनी और इट्स अ प्योर प्ले प्लेटफॉर्म कंपनी। तो इसमें जैसे जैसे आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं वैसे आपका जो एक्सपेंसेस है या आपका जो कॉस्ट है दैट डजंट इंक्रीज, आपके एम्प्लॉय कॉस्ट भी उतनी इंक्रीज नहीं होती, बिकॉज इट जस्ट अ प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स आएंगे वो आपके प्लेटफॉर्म में ट्रेड हो गए, एंड फॉर दैट यू डोंट नीड एनी इंक्रीमेंटल एक्सपेंस। इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि जैसे कि हमें पता है कि ये क्वार्टर में वॉल्यूम इंक्रीज हो गए पावर के, एंड इफ यू अज्यूम जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कांस्टेंट रहते हैं एंड रेवेन्यू इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली आपका टोटल EBITDA बढ़ जाता है, और यही रीजन के वजह से जो आपका EBITDA मार्जिन है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस, एंड दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग लेवरेज, विच बेसिकली मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है या EBITDA है वो ज्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू योर इंक्रीज इन रेवेन्यूज। तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू विल प्रोबेबली इंक्रीज बाय 58% कंपेयर टू Q2 2021, और ये जो है वो मेरा एस्टिमेट है, अब तक रिजल्ट जो है वो अब तक आए नहीं है। एंड इफ रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 58% देन EBITDA ग्रोथ वुड बी अबाउट 74.86%। तो ये जो डिफरेंशियल है बिटवीन 58% एंड 74%, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग लेवरेज विच यू कैन अगेन सी इन अ राइट हैंड साइड चार्ट। तो इसमें यदि आप देखोगे तो जो EBITDA पर MU है, पर बेसिकली जो मिलियन यूनिट है, दैट आल्सो केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और Q2 2022 में मेरा एस्टिमेट ये है कि EBITDA पर MU यानी मिलियन यूनिट ये लगभग 42,774 के आसपास होगा। ये जो नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, इट जस्ट टू शो यू कि जो ट्रेंड है दैट इज इन द अप ट्रेंड। एंड सिमिलरली जो EBITDA का मार्जिन है वो लगभग 75% था in Q1 2021 and that has increased to 86.4% in Q1 22, और मेरा ये एस्टिमेशन है कि ये क्वार्टर में वो और इंक्रीज हो जाएगा अबाउट 88.85% यानी लगभग 89% तक का। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इंक्रीज अ लॉट, बिकॉज आपके जो एक्सपेंसेस है दैट बेसिकली रिमेन सेम, और इसीलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इंक्रीज अ लॉट कंपेयर टू जो रेवेन्यूज है। अभी हम पोटेंशियल सेकंड मल्टीबैगर के रिलेटेड डिस्कस करेंगे विच इज नियोजन केमिकल्स। तो नियोजन केमिकल्स के रिलेटेड भी मैंने कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बनाया है, लगभग वो 1 आवर का वीडियो है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं कि व्हाई दिस इज द पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक इन अ फ्यूचर। तो यदि आप देखोगे तो नियोजन केमिकल्स दे आर बेसिकली इनटू ब्रोमीन ये इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू स्पेशलिटी केमिकल्स एंड देन लिथियम रिलेटेड इंडस्ट्री, और इसमें यदि आप देखोगे देन दे आर अगेन मूविंग देयर वैल्यू चेन टुवर्ड्स द एडवांस इंटरमीडिएट्स विच आर सम डिफरेंट एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जिसमें जो मार्जिन है विच आर जनरली हाई, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नाउ विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट देयर अपकमिंग कैपेक्स जो आगे जाके आने वाले हैं। तो यदि आप देखोगे तो उनका जो करंटली कैपेसिटी है अबाउट द ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स दैट इज अबाउट 1,30,000 लीटर्स, और जो नॉन ग्लास लाइन है दैट इज अबाउट 24,000 लीटर्स। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो जो नया कैपेक्स आने वाला है दैट इज बेसिकली इनटू 2 फेजेस, और जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, इससे प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है, और जो सेकेंड फेज ऑफ द कैपेक्स है वो लगभग Q3 के एंड तक आ सकता है 2022 फाइनेंशियल ईयर के।
और फेज 1 का जो कैपेक्स है उसमें जो कैपेसिटी एडिशन होने वाला है वो लगभग ग्लास लाइन में 1,26,000 लीटर्स इतना होने वाला है। ग्लास लाइन के रिलेटेड आप GMM फॉडलर का मेरा एक वीडियो देख सकते हो। बेसिकली दे क्रिएट दिस या दे मैन्युफैक्चर दिस ग्लास लाइनिंग जो रिएक्टर्स होते हैं विच आर जनरली यूज इनटू फार्मास्यूटिकल या स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे इंडस्ट्रीज में। एंड नॉन ग्लास लाइनिंग में देयर इज नो एडिशन। और जो टोटल कैपेक्स का अमाउंट है विच इज ऑलमोस्ट 50 to 60 करोड़ फॉर ऑर्गेनिक यानी जो ब्रोमीन बेस्ड उनका कैपेक्स है, और जो इनऑर्गेनिक कैपेक्स है यानी उनका लिथियम रिलेटेड कैपेक्स है दैट इज अबाउट 15 करोड़। दैट इज रिलेटेड टू फेज 1। फेज 2 में यदि आप देखोगे तो वो एक्स्ट्रा 78,000 लीटर्स की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं इन ग्लास लाइनिंग एंड अबाउट 32,000 लीटर्स इन नॉन ग्लास लाइनिंग। और ये जो टोटल फेज 2 का कैपेक्स होगा वो लगभग 55 करोड़ का होगा। तो यदि आप दोनों फेजेस के कैपेक्स का एडिशन करोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 130 करोड़। और इसके बाद में जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट का दैट विल बी ऑलमोस्ट 3,34,000 लीटर्स, और जो नॉन ग्लास लाइनिंग है उसका लगभग 56,000 लीटर्स का हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये जो कैपेक्स है इसके रिलेटेड 2021 में कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है और अब तक का उनका ग्रॉस ब्लॉक कितना है। तो यदि आप देखोगे तो दिस विल बी अ रियली वेरी बिग कैपेक्स फॉर अ नियोजन केमिकल्स। अब तक उनका जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी CWIP यदि आप देखोगे दैट इज ऑलमोस्ट 1 to 2 करोड़ to 5 करोड़ मैक्सिमम, पर 2021 में इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 115 करोड़ विच इज हाईएस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टिल नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ द नियोजन केमिकल्स। और नेक्स्ट ईयर में वो हमें उनके ग्रॉस ब्लॉक में भी दिखाई देगा। अभी हम असेट टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फेज 1 ऑफ कैपेक्स है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें दो बेसिकली अलग अलग टाइप्स है। वन इज ऑर्गेनिक रिलेटेड कैपेक्स एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक रिलेटेड कैपेक्स। तो जो 50 to 60 करोड़ का ऑर्गेनिक कैपेक्स है उससे जो टोटल पोटेंशियल रेवेन्यूज आ सकते हैं वो लगभग 100 to 200 करोड़ के आ सकते हैं, यानी जो असेट टर्नओवर होगा वो लगभग 2 times होगा। वाइल इनऑर्गेनिक में जनरली असेट टर्नओवर ज्यादा रहता है, यानी जो कैपेक्स का अमाउंट है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 15 करोड़ और जो रेवेन्यूज पॉसिबिलिटी है दैट इज अबाउट 50 करोड़, यानी जो असेट टर्नओवर है दैट इज ऑलमोस्ट 3 times। यदि आप सेकेंड फेज का देखोगे तो सेकेंड फेज में सिर्फ ऑर्गेनिक नेचर का जो कैपेक्स है वो आने वाला है विच इज रिलेटेड टू ब्रोमीन। लिथियम का कैपेक्स वो सेकेंड फेज में नहीं कर रहे हैं। तो जो सेकेंड फेज का कैपेक्स का अमाउंट है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 55 करोड़ और जो रेवेन्यूज पोटेंशियल है उससे दैट इज 150 to 175 करोड़। सो ये मैंने कंजर्वेटिवली 2x लिखा है। तो यदि आप टोटल कैपेक्स का एडिशन करोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 130 करोड़ फेज 1 प्लस फेज 2, और टोटल जो रेवेन्यू पोटेंशियल उसमें से है दैट इज 300 to 320 करोड़ विच कैन बी 2 to 2.4 times असेट टर्न्स। तो इसके बाद में एक मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि 2022 फाइनेंशियल ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में देयर रेवेन्यू कैन गो अप टू 450 करोड़ जो 2021 में लगभग 300 करोड़ था। एंड 2024 का मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि ये जो रेवेन्यूज फिलहाल में 300 करोड़ के है दैट कैन रीच अप टू 650 करोड़। सो आई थिंक इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैनेजमेंट काफी यहाँ पर अच्छा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। बोथ ऑफ द प्रमोटर्स आर बेसिकली पास्ड आउट फ्रॉम IIT मुंबई एज अ केमिकल इंजीनियर, एंड देन जो अनुराग सुराना इज ऑल्सो देयर ऑन बोर्ड विच इज बेसिकली XPI इंडस्ट्रीज। तो उनको भी काफी ये जो बेसिकली कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग है उसके रिलेटेड काफी नॉलेज है। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट कैपेक्स होगा उसके बाद में कंपनी में क्या चेंजेस आएंगे एंड फ्रॉम वेयर बेसिकली दिस ग्रोथ गोइंग टू कम। तो यदि आप देखोगे तो प्रोडक्ट साइज रिलेटेड ब्रोमीन बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो लगभग $7 to $14 ये उनका रेंज होता था पर मॉलिक्यूल का, और ग्रॉस मार्जिन इसमें लगभग 30 to 45% के होते थे। बट आगे जाके जैसे वो एडवांस इंटरमीडिएट्स में ऐड करेंगे उनके नए नए प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट का साइज होगा मॉलिक्यूल का that will increase up to $100 to $200, and इसमें जो margins है gross margins that are also incrementally increasing 40 to 50% के है। और इसके रिलेटेड आप Q4 2021 में जो कॉन कॉल हुआ था उसमें डॉक्टर हरीन करानी इन्होंने क्या कहा था दैट ऑल्सो यू कैन रीड हियर। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे विच इज अपॉर्चुनिटी साइज। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो कोई एक बिजनेस में देन यू नीड टू नो कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, और उसमें से भी आपको ये पता होना चाहिए कि साइज ऑफ द पॉन्ड और साइज ऑफ द फिश क्या है। यदि एक स्मॉल पॉन्ड में बड़ा फिश है देन डेफिनेटली जो ग्रोथ रेट्स है दैट गोइंग टू रिड्यूस। इफ देयर इज अ स्मॉल फिश इन अ बिगर पॉन्ड तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ग्रोथ रेट का पॉसिबिलिटी होगा फ्यूचर में इफ मैनेजमेंट डज एवरीथिंग गुड एंड देयर आर टेलविंड्स टू द सेक्टर,
तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफी बड़ा हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट नियोजन का जो पॉन्ड साइज क्या है और इसमें फिश साइज क्या है और उनको क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो यदि आप देखोगे तो टोटल ब्रोमीन जो अपॉर्चुनिटी है ब्रोमिनेशन रिलेटेड, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 5,000 to 7,000 करोड़ जो आज साइज ऑफ इंडस्ट्री है। तो ये जो स्पेशलिटी ब्रोमीन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है विच इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट नॉट वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। इसीलिए कंपनी का जो मेजर फोकस आगे जाके होने वाला है दैट विल बी रिलेटेड मोस्टली इनटू एडवांस इंटरमीडिएट्स। तो यहां पर यदि आप एग्रोकेमिकल का अपॉर्चुनिटी देखोगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट्स का, तो दैट इज ऑलमोस्ट $5 to 7 बिलियन। तो दिस इज अ क्वाइट बिगर अपॉर्चुनिटी। और फार्मा के केस में तो ये और भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट अबाउट $30 बिलियन। तो यदि आप पीआई इंडस्ट्रीज का करंटली बिजनेस मॉडल देखोगे तो दे वेर इनटू इनिशियली एग्रोकेमिकल्स रिलेटेड स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग या कस्टम मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द फार्मा साइड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो फार्मा का जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो टोटल लिथियम का अपॉर्चुनिटी है वो लगभग 1200 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है और जो प्रोडक्ट R&D में है ऑलरेडी नियोजन उनके ऊपर काम कर रही है फॉर देयर इनोवेटर कस्टमर्स, दैट इज अबाउट 2,000 to 3,000 करोड़ अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक ये जो बेसिकली इंडस्ट्री है ब्रोमिनेशन रिलेटेड, स्पेशलिटी ब्रोमिनेशन रिलेटेड एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एडवांस इंटरमीडिएट, सो आई थिंक की अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। इट्स मोर अबाउट एग्जीक्यूशन कैसे होता है। करंटली कैपेक्स तो कंप्लीट हो गया है फेज 1 का, फेज 2 जो है वो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में भी आ जाएगा। सो नाउ वी हैव टू फोकस मोर ऑन कि मैनेजमेंट ये कैपेक्स जो है उसको एग्जीक्यूट कैसे करती है और ये जो कैपेक्स हुए हैं उनसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज और इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है। अभी हम थर्ड मल्टीवैगर जो है उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं, उसके बिजनेस रिलेटेड डिस्कस करते हैं विच इज टिप्स एंड सारेगामा। तो ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें यदि आप देखोगे तो देयर इज अ बिग चेंजेस विच हैज हैपेंड इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स। जो फिजिकल म्यूजिक था वो रिसेंटली यदि आप देखोगे तो दैट स्टार्टेड शिफ्टिंग ऑन स्ट्रीम बेस्ड म्यूजिक। और जैसे जैसे ये जो स्ट्रीमिंग है फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब या स्पॉटिफाई या गाना.com या वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा वैसे ही ये जो लेबल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल सारेगामा एंड टिप्स इन इंडिया या इसके अलावा जो बड़े लेबल्स है इंटरनेशनली विच आर वार्नर म्यूजिक या जो यूनिवर्सल म्यूजिक है या इसके अलावा सोनी, तो यहाँ पे उनके जो रेवेन्यूज है दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड ये ऑलरेडी इंटरनेशनली शुरू हो गया है। इंडिया में यदि आप देखोगे तो इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ दैट डिकेडल आई थिंक द ग्रोथ रन। इसके अलावा यदि आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ये जो सेक्टर है उसमें देखोगे तो उसमें जो 2 सेगमेंट्स है विच आर स्पेसिफिकली म्यूजिक रिलेटेड या ऑनलाइन म्यूजिक या स्ट्रीमिंग बेस्ड म्यूजिक एंड जो ऑनलाइन गेमिंग का इंडस्ट्री है उसका यदि आप CAGR ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो जो डिजिटल मीडिया है विच इज नथिंग बट द स्ट्रीमिंग म्यूजिक वो लगभग 26.42% से ग्रो हुआ है CAGR एंड ऑनलाइन गेमिंग लगभग 30.76% से ग्रो हुआ है। सो दैट शोज अस कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें काफी एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो बड़ा शिफ्ट हो रहा है इसके यदि आप रीजंस देखोगे तो उसका सबसे बड़ा रीजंस मुझे लगता है कि मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन जो इंडिया में है दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। तो यदि आप 2010 में देखोगे तो 0.62 मिलियन जो यूजर्स थे मोबाइल बेस्ड इंटरनेट के, दैट हैज इंक्रीज्ड इन 2020 टू ऑलमोस्ट 744 मिलियन यूजर्स। तो देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज और इसकी वजह से जो म्यूजिक इंडस्ट्री है या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बेस्ड इंडस्ट्री है दैट एक्चुअली बेनिफिटेड अ लॉट। और ये जो ग्रोथ म्यूजिक इंडस्ट्री में हो रहा है उसका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज बेसिकली अ चीप डेटा। तो यदि आप 1 GB का कॉस्ट कंपेयर करोगे इंडिया में और बाकी कंट्रीज में तो इंडिया इज राइट नाउ चीपेस्ट विच इज ऑलमोस्ट अबाउट $0.26 फॉर पर 1 GB। और वही आप बाकी कंट्रीज में देखोगे लाइक इवन इन चाइना दैट इज $9.89 या यूनाइटेड स्टेट्स में इट इज ऑलमोस्ट $12। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये जो चीप डेटा अवेलेबल है दैट इज द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ इनटू अ म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके अलावा जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है उसका सबसे बड़ा रीजन वुड बी शिफ्ट टुवर्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स। यानी फॉर एग्जांपल आज आप कोई भी गाना सुनते हो ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक स्पॉटिफाई या गाना.com या यूट्यूब, तो उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता है। बट आई थिंक इट विल शिफ्ट मोर टुवर्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स और इसका क्या आउटकम आएगा वो अभी हम देखते हैं। तो यदि आप देखोगे तो ये जो डेटा है दैट इज ग्लोबल डेटा नॉट रिलेटेड स्पेसिफिकली टू इंडिया। तो जो पेड प्रीमियम यूजर्स है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 365 मिलियन और जो एड सपोर्टेड मंथली यूजर्स है दैट इज मोर देन 2.8 बिलियन। यानी एड सपोर्टेड जो फ्री बेसिकली यूजर्स है दैट इज 7 टाइम्स। पर यदि आप इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ये जो पेड यूजर्स है दैट आर कंट्रीब्यूटिंग 22 टाइम्स मोर देन ये जो फ्री यूजर्स है।
तो आई थिंक जैसे जैसे ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स है या जो मॉडल है वो इवॉल्व होगा, आई थिंक देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका मेजर बेनिफिट जो होगा वो म्यूजिक लेबल्स को होगा। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि म्यूजिक लेबल्स में एंट्री बैरियर क्या है। तो यदि आप म्यूजिक लेबल एज अ बिजनेस देखोगे तो उसमें क्या है कि इट इज नथिंग बट द कैटलॉग ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स, यानी 1960s का कुछ कैटलॉग है, 1970s का है, 80s का है। इसके अलावा जो नया म्यूजिक है जैसे कि बादशाह हो गया, या इसके अलावा हनी सिंह है, या जो नए सिंगर्स है जैसे कि अरिजीत सिंह है या आतिफ असलम है, तो इट इज नथिंग बट अ कैटलॉग ऑफ वेरियस ईयर्स। और आपके जो लिसनर्स है दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनर, कोई यंगस्टर है या कोई मिडल एज्ड है या कोई आप देखोगे ओल्ड एज्ड है। तो हर एक जो लिसनर है उसका प्रीफरेंस अलग है, इसीलिए आपका जो कैटलॉग है वो काफी डाइवर्स कैटलॉग होना चाहिए। और ये जो कैटलॉग है वो एक दिन में या एक ईयर में तैयार नहीं होता, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए ये जो इंडियन लेबल्स है, फॉर एग्जांपल सारेगामा हो गया या टिप्स हो गया या जो बिग जायंट है विच इज टी सीरीज, सो दे बिल्ड देयर कैटलॉग बेसिकली इन लास्ट 30 to 40 ईयर्स। और इसीलिए आज उनके पास इतने सारे सॉन्ग्स है। सारेगामा के केस में उनके पास लगभग 1,30,000 सॉन्ग्स है, टिप्स के केस में दे हैव ऑलमोस्ट 29,000 सॉन्ग्स। तो यहाँ पर और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है विच इज रिलेटेड टू टिप्स इंडस्ट्री, कि इसमें उनके दो सेगमेंट्स है, वन इज देयर फिल्म सेगमेंट एंड अनदर इज अ म्यूजिक सेगमेंट। तो जनरली जो फिल्म सेगमेंट है दैट इज नॉट दैट ग्रेट बिजनेस, इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ROC आर जनरली वेरी डिप्रेस्ड, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फिल्म्स होते हैं दैट आर द लॉस मेकिंग फिल्म्स। बट म्यूजिक इंडस्ट्री यदि आप देखोगे तो इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री। आप टिप्स इंडस्ट्रीज के म्यूजिक सेगमेंट का ROC देख सकते हो विच इज मोर देन 300%। और मुझे लगता है कि मेजरली जो वैल्यू क्रिएशन होगा वो डीमर्जर के बाद होगा, जब भी म्यूजिक का जो प्लेटफॉर्म है उनका टिप्स का दैट विल गेट सेपरेटली लिस्टेड। अभी हम देखते हैं कि ये इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। तो इसके पहले हमने जो दोनों बिजनेसेस के रिलेटेड डिस्कशन किया, नियोजन केमिकल्स और IEX, तो उसमें भी हमने अपॉर्चुनिटी साइज दिखा था। तो सिमिलरली टिप्स और सारेगामा या जो इंडियन लेबल इंडस्ट्री है इसके रिलेटेड अभी हम जो टोटल अपॉर्चुनिटी साइज है वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग रिलेटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी साइज, I am planning to create some videos which are related to Charlie Munger's mental model which are generally quite complex in nature। तो यदि आपको चार्ली मंगर के रिलेटेड स्पेसिफिकली उनके मेंटल मॉडल के ऊपर कुछ एक सीरीज चाहिए होगा वीडियोस का, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। एंड इफ यू गिव 500 लाइक्स टू दिस वीडियो तो डेफिनेटली मैं आगे जाके चार्ली मंगर का एक सीरीज क्रिएट करूंगा उनके मेंटल मॉडल्स के ऊपर। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू विद ये म्यूजिक इंडस्ट्री का जो अपॉर्चुनिटी साइज है। तो यदि आप देखोगे तो यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक ग्रुप है या सबसे बड़ा लेबल है, उनका जो रेवेन्यूज था 2020 फाइनेंशियल ईयर में दैट वाज अबाउट 64,353 करोड़, मैंने कन्वर्ट किया है यूरोस को करोड़ में। एंड जो ईबिटा है वो लगभग 11,507 करोड़ का था। वार्नर म्यूजिक लगभग जो सेकंड है इन वर्ल्ड, उनका जो रेवेन्यूज था वो 32,954 करोड़ का था एंड ईबिटा इज ऑलमोस्ट अबाउट 6,180 करोड़। उसके कंपैरिजन में यदि आप सारेगामा और टिप्स को कंपेयर करोगे तो सारेगामा का ईबिटा इज ओनली 146 करोड़ एंड टिप्स का इट इज ऑलमोस्ट 58.6 करोड़। तो इंडिया के जो लेबल का साइजेस है दैट आर वेरी स्मॉल। और यहाँ पर जो आप देखो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स इंडिया में अब तक आए नहीं है। तो जैसे जैसे ये जो रिकग्निशन है या अवेयरनेस है वो बढ़ेगा एंड व्हेन द इंडस्ट्री विल मूव टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कंपेयर टू एड बेस्ड मॉडल, तो मुझे लगता है कि ये जो रेवेन्यूज है उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा इंडियन लेबल्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एंड आई फील दिस इज अ वेरी गुड डिकेड फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ये वीडियो में हमने 3 मल्टीबैगर्स के रिलेटेड डिस्कशन किया विच आर नियोजन केमिकल्स, IEX और टिप्स एंड सारेगामा यानी म्यूजिक लेबल्स। तो यदि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए होंगे तो जरूर ये वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको स्पेसिफिकली चार्ली मंगर के मेंटल मॉडल्स रिलेटेड एक सीरीज चाहिए होगा तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वीडियो को आपको मिनिमम 500 लाइक्स देना है। आई विल अश्योर यू कि आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस और बेस्ट क्वेश्चन होगा या आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगे तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। ये टॉपिक्स के रिलेटेड मैं आगे जाके फ्यूचर में डेफिनेटली वीडियो क्रिएट करूंगा।